राजकुमारी पद्मिनी आश्रम में निगाह डालकर देखती है तो सचमुच उसे एक भी बूढ़ा पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। और बाबा जब गायों को दुलारते हैं और उनकी पीठ पर हाथ फिराते हैं तो उनके थन से दूध की 9 धाराएं बहने लगती हैं। यह देखकर पद्मिनी आश्चर्यचकित रह जाती है। ऐसा दृश्य उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे, पर बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया था। वहां के वातावरण में राजकुमारी पद्मिनी का मन इतना रम जाता है कि विदा होते समय उसे रोना आ जाता है। बाबा का दिल भी भरता है। तब वह कहते हैं, राजकुमारी पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब जी में आए फिर आ जाना। राजकुमार बाबा को खड़ाऊं लौटा देता है और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने लगता है। उसका राज्य सह्याद्री अभी भी बहुत दूर था। दोस्तों, बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आता है जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उनकी घोषणा के अनुसार उनकी पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ देता है और कुछ ही समय में राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी उस नगर में पहुंच जाते हैं। वहां राजा और सभी लोग राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित होते हैं और जब वे राजकुमारी पद्मिनी को देखते हैं तो उनका हृदय गदगद हो जाता है। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध करता है तो राजकुमार सहज स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब राजा अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखता है तो राजकुमार उसे लेने से मना कर देता है। राजकुमार एक दिन वहां ठहरकर राजा का आतिथ्य स्वीकार करता है और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर सह्याद्री की ओर रवाना हो जाता है। उनका अगला पड़ाव अब भभूत वाले बाबा के पास था। दोस्तों, राजकुमार का काफिला अब उसी ओर बढ़ रहा था। सूर्य की बाल किरणें सारे वातावरण को सुगंधित कर रही थीं। आकाश निर्मल था, पक्षी कलरव कर रहे थे, सबके मन उमंग से भरे थे। उन्हें सह्याद्री पहुंचने की जल्दी थी, पर मार्ग के अनुपम दृश्य उनके पैरों में जंजीर डाल रहे थे। पर्वत श्रृंखला पार करते हुए तो वे इतने अभिभूत होते हैं कि घोड़ों पर से उतरना पड़ता है और गांव की हरियाली तथा पर्वत शिखरों पर सुहावनी धूप की सुनहरी चादर देखकर सबके मन आनंद से उछलने लगते हैं। राजकुमारी पद्मिनी प्रकृति की उस अद्भुत छटा को जी भरकर देख रही थी और राजकुमार का हाथ पकड़ लेती है। राजकुमारी पद्मिनी बोलती है, राजकुमार, आदमी अगर इतना ऊंचा उठ जाए, इतना निर्मल हो जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आए। इस अलौकिक आभा से राजकुमारी पद्मिनी का मुखमंडल चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रलोक की कोई अप्सरा इस धरती पर आ गई हो। वह मुस्कुराती थी तो प्यार के धवल निर्झर बहने लगते थे। वह हंसती थी तो सारी वादी महकते पुष्पों से आच्छादित हो उठती थी। बड़े स्नेह से भींगकर राजकुमार बार बार उस कोमल राजकुमारी की ओर देखता रहता है। उस अनमोल संपदा को पाकर वह बार बार अपने भाग्य को सराह रहा था। दोस्तों, राजकुमार सोचता है कि पर्वतों के उतार चढ़ाव से राजकुमारी पद्मिनी थक गई होगी, किंतु राजकुमारी पद्मिनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह भावुक होकर कहता है, राजकुमारी पद्मिनी, तुम अब घोड़े पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे। तब राजकुमारी पद्मिनी बड़े उल्लास से कहती है, तुम मुझे इस आनंद से वंचित क्यों करना चाहते हो? तब राजकुमार सोचता है कि उसके इस उद्गार से ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर निहाल हो गए हैं। उपत्यका मुस्कुरा उठी है और घने गगनचुंबी वृक्षों की हरियाली और गहरी हो गई है। जाते समय राजकुमार वह पर्वतमालाएं बिना इधर उधर देखे यूं ही पार कर गया था, किंतु आज तो उसके साथ एक ऐसा प्रकाश कुंज था जिसके आलोक में भीतर बाहर कहीं भी अंधकार रह नहीं सकता था। वे लोग घोड़ों पर सवार हो जाते हैं, पर्वतों को लांघ कर फिर मैदानों में आ जाते हैं। तब राजकुमार हंसकर कहता है, हम लोग भी कैसे हैं, जहां घोड़ों पर बैठना चाहिए था वहां बैठे नहीं, लेकिन जहां पैदल चल सकते थे वहां घोड़ों पर सवार हो गए हैं। तब राजकुमारी पद्मिनी यह सुनकर कहती है, राजकुमार, आदमी पैदल चलता है तो धरती को उसका खोया बेटा मिल जाता है। पहाड़ों में पैदल न चलना पहाड़ों का अपमान करना है। दोस्तों, राजकुमारी पद्मिनी की इस बुद्धिमत्ता से राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो जाता है। वह क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। भभूत वाले बाबा का आश्रम अब दूर नहीं था। तब राजकुमार कहता है, राजकुमारी पद्मिनी, अब हम उन बाबा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी चमत्कारी भभूत दी थी जिसे खाकर मुझे कोई नहीं देख सकता था और मैं सबको देख सकता था।
फिर कुछ रुक कर बोलता है, उसी भभूत को मुंह में डालकर मैंने तुम्हारे सिंगल द्वीप में प्रवेश किया था। तब राजकुमारी पद्मिनी कहती है, फिर तो तुम मेरे महल में भी आए होंगे। तब राजकुमार ना में उत्तर देता है, राजकुमारी, मैंने तुम्हारे महल को बाहर से देखा था। तब राजकुमारी व्यग्र होकर पूछती है, भीतर क्यों नहीं आए? तब राजकुमार बोलता है, मैं महल में जाना चाहता था, लेकिन न जाने क्या सोचकर मुझे डर लग रहा था और महल का फाटक बंद था। फाटक खोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाई थी।